केमिस्ट्री के अंदर अपन पढ़ रहे थे डी और ए ब्लॉक तत्व। इन डी ए ब्लॉक तत्वों में हमने इससे जो पहले की क्लास हुई थी उसमें पहले कर रहे थे हम डी ब्लॉक तत्व। इसके बाद में पढ़ेंगे ए ब्लॉक तत्व और डी ब्लॉक तत्वों के अपन गुण पढ़ रहे थे। डी ब्लॉक तत्वों के गुणों में हमने जैसे प्रारंभ करेंगे आज उत्प्रेरकीय गुण। यानी डी ब्लॉक के तत्व जो संक्रमण तत्व हैं वो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। देखिए आपने एक रिएक्शन देखी होगी N2 + H2 और ये निर्माण करता है NH3 अमोनिया का। इसमें काम में आता है या तो Fe या फिर M। ये दोनों ही डी ब्लॉक की धातुएं हैं। और जैसे वनस्पति तेल, इसका अगर हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो इससे बनता है वनस्पति घी और ये काम होता है निकेल धातु की उपस्थिति में। और जैसे एथीन है, एथीन से निर्माण होता है पॉलीथीन का। तो इसके निर्माण में टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ये अपन बहुलक वाले में इसकी विक्रिया ही पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो तीर के चिन्ह के ऊपर हैं वो किसका कार्य करते हैं? हमेशा उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो या तो डी ब्लॉक की कोई भी धातु तत्व बोल सकते हैं या फिर डी ब्लॉक का कोई भी यौगिक, ये हमेशा उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। अब ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य क्यों करते हैं? इसका कारण है, क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक के धातु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं क्यों? तो एक तो इनके पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है। रिक्त डी कक्षक उपस्थित। एक रीजन होता है इनका आकार छोटा होता है। देखिए रिक्त डी कक्षक उपस्थित होते हैं, आकार छोटा होता है। अब रिक्त डी कक्षक उपस्थित हैं तो इसके अंदर दूसरा कोई भी आयन है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को आसानी से त्याग कर उसके साथ में बंध बना लेता है। ठीक है, रिक्त डी कक्षक उपस्थित है तो दूसरा कोई भी जो आयन है, ऋणायन भी हो सकता है, उदासीन स्पीशीज भी हो सकती है, धनायन भी हो सकता है, ये इस रिक्त डी कक्षक में अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और उसके साथ में आसानी से बंध बना लेगा। ठीक है, किसके साथ में? धातु के साथ। तो रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने के कारण, इनका आकार छोटा होने के कारण ये आसानी से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। और एक हमने इससे पहले पढ़ी थी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। एक हम बता सकते हैं ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। ये भी कारण दे सकते हैं। जैसे +2 से लेके +7 तक प्रदर्शित कर रहे थे, तो जिसकी भी आवश्यकता होगी वही ऑक्सीकरण संख्या ये काम में ले लेते हैं और आसानी से बंध बना लेते हैं। अब ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य किस प्रकार से करते हैं? जैसे मान लीजिए इसको यूं समझिए, यह उत्प्रेरक है और उत्प्रेरक के रूप में कार्य कौन कर रहा है? संक्रमण धातु। अब कोई भी अभिकारक आएगा, इधर वाले सभी क्या कहलाते हैं? ये अभिकारक। और अभिकारक
अणुओं के द्वारा जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उत्पाद। ठीक है, अभिकारक अणुओं में आपस में बंध टूटकर जो भी नई स्पीशीज बनती है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो अभिकारक के अणु जो ये उत्प्रेरक की सतह है, इस सतह के ऊपर जो भी सतह है इसके ऊपर होगी अधिशोषित। पहले ही बताया था मैंने आपको, एक तो होता है अवशोषण, एक होता है अधिशोषण। अवशोषण का मतलब तो होता है सांद्रता अंदर तक जाना, और अधिशोषण का मतलब सांद्रता का प्रभाव सतह के ऊपर होना। अब अभिकारक के अणु हैं, ये उत्प्रेरक की सतह के ऊपर होंगे अधिशोषित, जिसके कारण उत्प्रेरक की सतह के ऊपर सांद्रता का मान बढ़ जाएगा। किसकी सांद्रता होगी? अभिकारक की। और ये क्या करेंगे? उत्प्रेरक जो अभिक्रिया है उसकी सक्रियण ऊर्जा, इस सक्रियण ऊर्जा को डिक्रीज यानी कम कर देंगे। देखिए अपने उसमें रासायनिक बल गतिकी में पढ़ा था, ऐसा एक ग्राफ बनाया था। ठीक है, अब यहां से यहां तक की जो ऊर्जा है इसको बोलते हैं EA, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा। अब अभिकारक इधर होगा, उत्पाद इधर होगा, और इस ऊर्जा को पार करके जो अणु आएंगे वो ही उत्पाद में बदलेंगे। तो यहाँ पे जो संक्रमण धातुएं हैं जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रही हैं, इनकी सतह के ऊपर जैसे ही अभिकारक के अणु अधिशोषित होते हैं तो यह क्या करेंगे? ये अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा है इसके मान को घटा देंगे, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा अभिकारक किस्म, जैसे मान लीजिए इतनी कर दी सक्रियण ऊर्जा, तो एक तो इस बैरियर को यहाँ से पार करना और एक यहाँ से, तो जो कम ऊर्जा वाले अणु थे वो भी बैरियर को क्या कर जाएंगे? पार कर जाएंगे, यानी सक्रियण ऊर्जा को कम करेंगे। तो अभिकारक के ज़्यादा से ज़्यादा अणु हैं वो इस ऊर्जा बैरियर को पार कर जाएंगे और उत्पाद में बदल जाएंगे, और अंत में इससे जो अधिशोषित हुआ है अभिकारक का अणु ये हट जाएगा और वापस जो उत्प्रेरक है वो अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। क्योंकि परिभाषा के अंदर हमने पढ़ा होगा जो उत्प्रेरक हैं वो क्या करेंगे? अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, बढ़ा देते नहीं, घटा भी सकते हैं, इतना ही बोलेंगे हम परिवर्तित कर देते हैं, परंतु अभिक्रिया के पश्चात स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। यही होते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक वापस वैसे के वैसे प्राप्त हो जाएंगे और हमें लास्ट में क्या प्राप्त होगा? उत्पाद प्राप्त होगा। क्लियर? अगला इनका गुणधर्म है अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण। अब देखिए, जैसे ही ये संक्रमण धातुएं किसी क्रिस्टलीय यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे ये क्रिस्टल है, तो इस क्रिस्टलीय संरचना के अंदर देखिए बीच बीच में क्या है? ये रिक्त स्थान है, रह जाते। इन रिक्त स्थानों के अंदर जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है या नाइट्रोजन है, ये छोटे परमाणु हैं, ये अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, और इस प्रकार से बने हुए यौगिक को ही बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। तो देखिए क्या डेफिनेशन हुई कि जब संक्रमण धातुएं किसी क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण करते हैं तो उनके मध्य में कुछ रिक्त स्थान शेष रह जाते हैं, जिनमें छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन ये अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, जिसे ही अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। जैसे टाइटेनियम है, इस टाइटेनियम के साथ में मिल गया हाइड्रोजन या टाइटेनियम के साथ में मिल गया कार्बन,
तो इनको हम क्या बोलेंगे, ये अंतराकाशी यौगिक। यानी टाइटेनियम का जो क्रिस्टल था, इसके मध्य में जो रिक्त स्थान है उनमें या तो आ गया हाइड्रोजन या फिर आ गया कार्बन, और निर्माण किसका हुआ, अंतराकाशी यौगिक का। ये होते हैं अंतराकाशी यौगिक। एक होता है आपके इसमें संकुल यौगिक। संकुल यौगिकों का निर्माण, देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया था कि Cu और इसके साथ में जुड़ रहा है अमोनिया, और इसके मॉलिक्यूल हैं 4 और इसके ऊपर चार्ज है +2। या फिर अगला एग्जाम्पल देखना चाहें तो जैसे FeCN6 और ये है मान लीजिए -4, ठीक है। अब यहाँ तो +2 क्यों किया है, जो नवा चैप्टर है संकुल यौगिक उपसंयोजी यौगिक, उसमें सब कुछ भर लेंगे, क्योंकि NH3 ये उदासीन लिगेंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 0, और कॉपर की संयोजकता कितनी आ जाएगी, +2। 11वीं क्लास में निकाली थी ऑक्सीकरण अवस्था। अब यहाँ पे देखें तो Cn की होती है -1, तो 6 की कितनी हो गई, -6, और इधर Fe की मान लेंगे हम x, ये -6 बराबर, ये इधर क्या हो गई, -4। अब देखिए x + -6 बराबर -4, तो x बराबर -4 और ये +6, तो x बराबर कितनी आ गई, +2 आई या नहीं। तो ये +2 लाने के लिए इसके ऊपर चार्ज कितना लगाया, -4। अगर यहाँ पे ये चार्ज -3 होता तो यहाँ कितना ले लेते, -3, यहाँ भी -3, तो Fe की संयोजकता कितनी हो जाती है, ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है नहीं, वो सॉरी +3 हो जाती। जैसे -3 लेते तो यहाँ तो क्या होता, -3 और यहाँ होता +3, तो x बराबर कितना आ जाता, +3। इस प्रकार से निकालते। अब ये संकुल यौगिकों का निर्माण क्यों करती हैं, क्या कारण है, तो वही कारण जो उत्प्रेरक के अंदर था, ठीक है। जैसे उत्प्रेरक में हमने क्या किया, इनके पास में रिक्त डीकक्षक उपस्थित होता है, इनका आकार छोटा होता है, इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था होती है, यही तीनों कारण इसमें लगेंगे। रिक्त डीकक्षक मुख्य कारण है। रिक्त डीकक्षक होगा, उसके अंदर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, जैसे NH3, इस NH3 को बोला जाता है लिगेंड, इसको तो बोलते हैं लिगेंड। ये उपसंयोजक संख्या और ये है केंद्रीय धातु, ठीक है। अब लिगेंड है, ये ऋणायन स्पीसीज होती है या फिर ये उदासीन स्पीसीज होती है या फिर ये धनायन भी हो सकता है। धनायन तो बहुत ही कम होते हैं, ऋणायन और उदासीन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो देखिए जो संक्रमण धातु है, यह संक्रमण धातु आयन निश्चित संख्या में, ये संख्या हमेशा निश्चित होती है, या तो होगी 2 या 4 या फिर 6 निश्चित संख्या होती है। जैसे कॉपर की समन्वय संख्या होती है 4, आयरन की होती है 6, ठीक है। Ag जो सिल्वर है उसकी होती है 2, ये बता देंगे सब आगे। यानी संक्रमण धातु आयन निश्चित संख्या में किसी उदासीन स्पीसीज या ऋणायन या बोल सकते हैं धनायन के साथ संयोग करके या के साथ उपसहसंयोजी बंध बनाकर, बंध को कौन सा बोलेंगे, उपसहसंयोजी बंध बनाकर एक यौगिक का निर्माण करती है। ये पूरा क्या कहलाएगा, एक यौगिक, जिससे ही हम संकुल यौगिक कहते हैं। क्लियर परिभाषा। यानी संक्रमण धातु आयन निश्चित संख्या में किसी उदासीन स्पीसीज या ऋणायन स्पीसीज के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसको संकुल यौगिक कहते हैं। अब ये संकुल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, तो आंसर होगा इनके पास रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है और इनकी जो संयोजकता है वो कैसी होती है, ये सॉरी ऑक्सीकरण संख्या कैसी होती है, परिवर्तन। अब देखिए जैसे ये लिगेंड है,
और मैंने बताया कि मुख्य कारण क्या है कि संक्रमण धातु आयन के पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है। तो रिक्त डी कक्षक के अंदर जो ये लिगेंड हैं ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे। ठीक है, अब आपने 11वीं क्लास में रासायनिक बंध पढ़ा होगा, 3 प्रकार का, आयनिक, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी। अब देखिए, जब एक तो होता है दाता और दूसरा होता है ग्राही, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग अगर एक ही परमाणु की तरफ किया जाता है तो देने वाला तो दाता और ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा, उस इलेक्ट्रॉन का ग्राही। और इससे जो बंध बनता है उसको बोलेंगे उपसहसंयोजी बंध। तो देखिए, जो लिगेंड है ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को, जो संक्रमण धातु आयन है इसके पास में रिक्त डी कक्षक हैं, इसके पास में दान कर देगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जैसे ये दान करेगा तो ये रिक्त डी कक्षक इसके साथ में, लिगेंड के साथ में क्या करेंगे, बंध बनाएंगे, और उस बंध को क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, और ये उपसहसंयोजी बंध द्वारा दोनों आपस में बन जाएंगे और एक यौगिक का निर्माण होगा जिसको बोलेंगे सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, सहसंयोजी यौगिक, सॉरी, उपसहसंयोजी यौगिक, सहसंयोजी नहीं, उपसहसंयोजी यौगिक। और इसी का दूसरा नाम है संकुल यौगिक। आ गई बात समझ में, चाहे उपसहसंयोजी यौगिक बोल दो या फिर संकुल यौगिक। अगला गुण है इसका मिश्र धातुओं का निर्माण। मिश्र धातुओं का निर्माण। अब कारण वही है कि इनका आकार छोटा होता है, और आकार में हमने पढ़ा कि कुछ का आकार समान भी होता है। 3D श्रेणी पढ़ा था ना, Fe और CO, इनके आकार क्या है, निकेल जैसे लगभग समान। तो देखिए, मिश्र का मतलब बहुत सी धातुओं का आपस में मिला हुआ मिश्रण, और उससे जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे पीतल है, ये बनता है तांबा व जिंक के द्वारा। ठीक है, पीतल को जैसे हम बोल सकते हैं किससे बनेगा, Cu+Zn केमिस्ट्री, इससे ही बनता है। पीतल का निर्माण किन 2 धातुओं से मिलकर होता है, कॉपर और जिंक के द्वारा। तो पीतल क्या हुआ यहाँ, मिश्र धातु। अकेला होता तो केवल क्या होता, धातु, लेकिन वह यौगिक जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुएं मिली हुई हो उनको हम बोलेंगे मिश्र धातु। तो ये जो संक्रमण धातु हैं ये मिश्र धातुओं का निर्माण करते हैं। अब मिश्र धातु में देखिए, ये भी संक्रमण है और ये भी संक्रमण है। ठीक है, स्टेनलेस स्टील, इसमें Fe, CO और निकिल, इन तीनों का मिश्रण होता है। जैसे बहुत सी मिश्र धातुएं हैं जिनका आपस में मिलने से एक पदार्थ बनेगा, उसी को हम बोलेंगे मिश्र धातु। तो आप तो एक पीतल का एग्जाम्पल याद रखिए। अब ऐसा होता क्यों, ये मिश्र धातु का निर्माण क्यों करते हैं, क्योंकि इनका आकार होता है छोटा। ठीक है, और छोटे के साथ में भी लगभग होता है इनका सम्मान। तो देखिए, जैसे ये क्रिस्टल बन रहा है, ये धातुएं होती हैं छोटे आकार की और लगभग समान आकार की। तो इसमें से कोई भी एक धातु परमाणु हट जाएगा और उसके स्थान पे आ जाएगा कोई भी दूसरा धातु परमाणु, यानी ये आसानी से जुड़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका आकार छोटा और लगभग होता है समान, जिसके कारण किसी एक धातु आयन का प्रतिस्थापन किसी दूसरे धातु आयन द्वारा कर दिया जाता है, जिससे निर्माण किसका हो जाएगा, मिश्र धातु का। जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया, जैसे मैं बना रहा हूँ कि ये रेड वाले तो हैं कॉपर, ठीक है, और ये ब्लैक वाले हैं जिंक। ये समझिए,
जैसे ये है मान लीजिए कॉपर, तो बन गई मिश्र धातु, बनी या नहीं। यानी यहाँ जैसे ये जिंक, ये जिंक, यहाँ पे ये जिंक और यहाँ पे ये जिंक, ठीक है। और एक ये आ गया जिंक, बाकी क्या है ये कॉपर। स्थान ग्रहण क्यों किया कि इनका आकार पूरी तरह से तो नहीं लेकिन लगभग समान और ये छोटे आकार की होती, जिससे क्रिस्टल की संरचना में पहले से उपस्थित जो धातु आयन है उसके स्थान पे दूसरा धातु आयन आ जाता है और इस प्रकार से बने हुए जो यौगिक संरचना है उसको हम बोलेंगे मिश्र धातु। क्लियर। तो देखिए मिश्र धातु का निर्माण हो गया, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण हो गया, संकुल यौगिकों का निर्माण हो गया और ये उत्प्रेरकीय गुण आई गया इनका। अब इसमें जो अगला टॉपिक है वो आता है इनका रंग। स्टार्टिंग मैंने बताया था कि ये रंगीन यौगिक बनाती है। स्टार्टिंग में जो गुण थे उनमें एक एक लाइन लिखी थी, अब इन्हीं को विस्तार से पढ़ रहे हैं। यानी ये रंग किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, रंग के रूप में। देखिए डी कक्षक जो है ये 5 कक्षों से मिलके बना, ध्यान से समझना। डी में होते हैं 5, ये है डी कक्षक। और आपने एक पढ़ा होगा समभ्रंश, क्या होता है, यानी समान ऊर्जा के। समभ्रंश का मतलब होता है समान ऊर्जा के कक्षक, ठीक है। अब ये 2 भागों में विभाजित होते हैं। नीचे वाले को तो बोलते हैं T2G और ऊपर वाले को बोलते हैं EG। आ गई बात समझ में। यानी डी कक्षक में समान ऊर्जा स्तर की 5 कक्षक होते हैं जिनको समभ्रंश कक्षक कहते हैं। समान ऊर्जा के हैं तो समभ्रंश हो जाएगी और इनका विभाजन 2 भागों में होता है। जो निम्न ऊर्जा स्तर का होता है इसको तो बोलते हैं T2G और जो उच्च ऊर्जा स्तर का होता है इसको हम बोलते हैं EG। अब देखिए जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाता है। जैसे छत के ऊपर हम जा रहे हैं सीढ़ियों से, तो पहले नीचे की सीढ़ी पे पैर रखेंगे या ऊपर की, नीचे की, सीक्वेंस वाइज चलते रहेंगे आगे से आगे। तो पहले ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में, तो यहाँ चला गया। अब ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, ये सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेगा यानी hν ऊर्जा, और यहाँ से कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। जैसे इसको ऊर्जा मिलेगी तो ये निम्न से कहाँ चला जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। अब यह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से वापस निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। देखिए जैसे ही यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से वापस यहाँ पे आता है, ठीक है, निम्न में, तो यह दृश्य प्रकाश, जो भी हमें वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो किस कारण से दे रही हैं, इसी दृश्य प्रकाश के कारण। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से वापस निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण ये हमें संकुल यौगिक हैं। ये कैसे नज़र आते हैं, रंगीन नज़र आते हैं। आगे बात समझिए। क्वेश्चन उठता है संकुल यौगिक रंग प्रदर्शित करते हैं या रंगीन होते हैं क्यों। आंसर क्या होगा, संकुल यौगिकों में
इलेक्ट्रॉन जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो सूर्य की प्रकाश या कुछ ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, जिसके कारण ये कहाँ जाएंगे, उच्च ऊर्जा स्तर। अब यह उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन जैसे ही निम्न ऊर्जा स्तर में आता है दो दर्शे प्रकाश की विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण ये हमें रंगीन दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे ये D है तो यहाँ पे भी ये D और यहाँ पे भी ये क्या है, D है। D का ही तो विभाजन हुआ है, dxy dyz dx है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, 5 हो गई। ये भी D है और ये भी D है, ये भी D है और ये भी क्या है, D है। तो dd में आपस में क्या हुआ, संक्रमण इलेक्ट्रॉनों का, तो इसे बोलेंगे हम dd संक्रमण। क्या बोलेंगे इसको, dd संक्रमण। तो की पॉइंट आ चुका है हमारे पास में कि संकुल यौगिक रंगीन क्यों दिखाई देते हैं। तो इसका की पॉइंट क्या है कि इन संकुल यौगिकों में dd संक्रमण पाया जाता है। ठीक है, अब dd संक्रमण होता क्या है ये मैंने पहले बता दिया कि संकुल यौगिकों में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होता है तो यह कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश कर जाता है, और यह इलेक्ट्रॉन जब वापस अपने निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो दर्शे प्रकाश की विकिरण का उत्सर्जन करता है, जिसके कारण ये हमें रंगीन दिखाई देता है। अर्थात संकुल यौगिकों के अंदर, यानी इस कहने का मतलब संक्रमण यौगिकों में, संकुल का मतलब संक्रमण, संकुल यौगिक होंगे ज़्यादातर रंगीन, संकुल बता दिया कैसे बनते हैं, तो बोलो तो संक्रमण यौगिकों के अंदर dd संक्रमण पाया जाता है। होगी बात क्लियर, जिसके कारण ये हमें रंगीन दिखाई देते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे एक तो जिनमें D0 और D10 इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा रंगहीन होते हैं, यानी उनका कोई रंग नहीं होता। अब देखिए जैसे D0 का मतलब D में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, कैसे दर्शे प्रकाश की विकिरण उत्सर्जन होगी ही नहीं, तो कोई रंग नहीं होगा। D10 का मतलब जैसे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 पूरे भरे हुए हैं, तो कहाँ से कहाँ संक्रमण होगा, संक्रमण होगा ही नहीं, यानी या तो खाली हो या फिर पूरा भरा हुआ हो, तो वह संक्रमण धातु आयन कैसा होगा, रंगहीन। अगर जिसमें D1 से D9 तक इलेक्ट्रॉन हैं तो वह हमेशा होगा रंगीन। आगे बात समझे, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो या तो D1 या D1 से लेके D9 तक, वो कैसे होंगे, हमेशा रंगीन। अब देखिए एक टेबल बना रहे हैं जिसमें धातु आयन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें कौन से में रंग होगा और कौन से में रंग नहीं होगा, यानी कौन सा तो रंगीन होगा और कौन सा रंगहीन होगा, ये अपन को देखना है। तो ये पता लगेगा, इनका हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए स्कैंडियम का क्या होता है, ऑर्गन 3d1 4s2 ये होता है, लेकिन यहाँ स्कैंडियम क्या है, +3, तो विन्यास क्या होगा 3d0 और 4s0। यहाँ इसका विन्यास ऑर्गन 3d0 4s0, क्योंकि 4 थे, चारों के चारों निकल गए, +4। क्रोमियम प्लस, अगर प्लस का नहीं लिखना आता है तो पहले पूरे सामान्य अवस्था में क्रोमियम का लिख दो, तो क्रोमियम ऑर्गन 3d5 और 4s1 यही होता है। अब प्लस का मतलब s में क्या आ जाएगा, 0। क्लियर। कॉपर प्लस, कॉपर का क्या होगा, ऑर्गन 3d10 और 4s1 होता है सामान्य अवस्था में। अब +1 का मतलब s में क्या है, 0। यहाँ +2 है, तो +2 का मतलब d कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो देखिए ऑर्गन
3d9 4s0। आगे देखिए Zn+2, तो ऑर्गन 3d10 और 4s0। अब मैंने आपको की पॉइंट उधर बता रखा है। रंगीन तो क्यों होते हैं? डी संक्रमण के कारण। कौन से रंगीन होंगे? जिनमें D1 से D9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से रंगहीन होंगे? जिसमें या तो D0 होगा या D10 होगा। क्लियर? तो आप बताइए, यहां पर डी में देखिए, डी में क्या है? स्कैंडियम +3 में D0 कैसा होगा? ये होगा रंगहीन। क्लियर? आगे देखिए, ये भी कैसा होगा? रंगहीन। इसमें D5 है, ये हो जाएगा रंगीन। बहुत ही आसान है। इसमें D10 है, तो D10 वाला कैसा होता है? रंगहीन। D9 ये हो जाएगा रंगीन। आगे देखिए D10, तो ये होगा रंगहीन। आगे बात समझ। अब यहां से क्वेश्चन देखिए कैसे उठेगा। जैसे इन दोनों को ले लिया, या फिर इन दोनों को ऐसे दे दिया कि कॉपर +1 रंगहीन जबकि कॉपर +2 रंगीन होता है, क्यों? यही है, कॉपर +1 रंगहीन जबकि कॉपर +2 रंगीन होता है, क्यों? तो दोनों का लिखेंगे हम विन्यास। ठीक है। अब देखिए, कॉपर प्लस में विन्यास होता है D10 और इसमें DD संक्रमण नहीं पाया जाता, क्योंकि रंगीन किसके कारण होगा? DD संक्रमण के कारण। इसमें DD संक्रमण नहीं पाया जाता। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरे कक्षक भरे हुए हैं, जिसके कारण Cu+ रंगहीन होता है। जबकि कॉपर +2 में D9 विन्यास उपस्थित होने के कारण इसमें DD संक्रमण पाया जाता है, जिसकी वजह से कॉपर +2 है ये रंगीन होता है। आई बात समझ में? अब देखिए, जैसे क्वेश्चन यहां से उठाता हूं, ये कि जैसे हो गया Ti+4 रंगहीन जबकि Cr+ रंगीन होता है, क्यों? ये लो क्वेश्चन हो गया। Ti+4 रंगहीन जबकि Cr+ रंगीन होता है, क्यों? तो देखिए, इसमें Ti+4 का विन्यास होगा ऑर्गन 3d0 4s0। ठीक है, यानी इसके पास में रिक्त डी कक्षक, रिक्त ही हो गया, कुछ भी नहीं है। क्रोमियम प्लस ये होगा ऑर्गन 3d5 और 4s0, यानी इसके पास है अर्धपूरित डी कक्षक। ठीक है। अब देखिए, हम बना रहे हैं, इधर बना रहा हूं, जैसे ये। तो जो Cr+ है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। Cr+ के पास कितने हैं? 5।
Ti+4 के बाद कितना है, 0 है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो संक्रमण कहाँ से होगा, तो ये कैसा हो गया, रंगीन। यानी Ti+4 के पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, अर्थात डी कक्षक में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, जिसके कारण इसमें dd संक्रमण नहीं पाया जाता है और Ti+4 कैसा हो गया, रंगहीन। ठीक है। अब Cr+ रंगीन, इसका रीजन देखिए। Cr+ का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अब पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, निम्न ऊर्जा स्तर, T2g में 3 ही आएंगे, 4 बना दीजिए। ये तो है T2g और ये है Tg। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे, निम्न में। तो देखिए 1 2 3, ये 4 और ये 5। ये आगे एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित बच रहा है जो ऊर्जा ग्रहण करके कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में। कहने का मतलब जो Cr+ है इसके पास में D5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसका D5 विन्यास होता है, जिसके कारण इसमें dd संक्रमण पाया जाता है और यह कैसा होगा, रंगीन होगा। कौन, Cr+। आंसर आ गया समझिए। अब इसी के अंदर अगर हम और भी करना चाहें तो और क्वेश्चन भी लेके कर सकते हैं। तो याद एक ही रखना इनका आंसर कि रंगीन तो कौन सा होगा और रंगहीन कौन सा होगा। तो रंगीन तो वह होगा जिसके पास में D1 से D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, और रंगहीन में जिसके पास में या तो इलेक्ट्रॉन होंगे D0 या फिर इलेक्ट्रॉन होंगे D10। क्लियर, या तो इलेक्ट्रॉन होंगे D0 या फिर D10। ये बात हो गई। अगर आपको दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि कैसे बताएं रंगीन होगा या रंगहीन, तो आप तो इतना बता देना है, रंगीन बोले तो ये बोल देना कि रंगीन के लिए dd संक्रमण पाया जाता है, रंगहीन बोले तो इसमें dd संक्रमण नहीं पाया जाता। ठीक है। अब देखिए आज की क्लास में अपन ने पढ़ा एक तो इनके उत्प्रेरकीय गुण, यानी जो संक्रमण धातु आयन है ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। कारण क्या है, इनका छोटा आकार, रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति और परिवर्तनशील इनकी संयोजकता, जिसके कारण ये क्या करेंगे, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। किस प्रकार से करेंगे, यानी ये खुद उत्प्रेरक हैं तो इनकी सतह के ऊपर अभिकारक के अणु अधिशोषित हो जाते हैं और ये अभिक्रिया की सेकंड ऊर्जा के मान को घटा देते हैं, जिसके कारण अभिक्रिया तुरंत ही कम समय के अंदर पूर्ण हो जाती है। ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा इन्हीं के अंदर कि अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण करते हैं। अंतराकाशी यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से, जब किसी धातु आयन के द्वारा किसी क्रिस्टल का निर्माण होता है जिसमें संक्रमण धातु हो, तो उनके मध्य में कुछ रिक्त स्थान शेष बच जाते हैं और उन रिक्त स्थानों के अंदर छोटे परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं और ऐसे यौगिकों को बोलते हैं अंतराकाशी यौगिक। अब अंतराकाशी यौगिक के गलनांक व कवचनांक बहुत अधिक होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ये जटिल यौगिक होते हैं तो इनके गलनांक व कवचनांक क्या होंगे, अधिक होंगे। ठीक है। फिर हमने पढ़ा संकुल यौगिकों का निर्माण, यानी जो संक्रमण धातु आयन है ये निश्चित संख्या में किसी ऋणायन स्पीसीज या किसी उदासीन स्पीसीज के साथ उपसहसंयोजी बंध द्वारा बंधकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसको हम संकुल यौगिक कहते हैं। ठीक है। निश्चित संख्या के अंदर बनेंगे, ऐसा नहीं कि 8 हो गए 10 हो गए, ये नहीं होगा। संक्रमण धातु होगी केंद्रीय धातु और उसके साथ में जो अन्य उदासीन या ऋणायन जुड़ेंगे उनको बोला जाता है लिगेंड। इसका कारण है कि ये संकुल यौगिक क्यों बनाएंगे, तो कारण वही है, छोटा आकार, रिक्त डी कक्षक उपस्थित। अब इनके पास में रिक्त डी कक्षक उपस्थित है तो इस रिक्त डी कक्षक के अंदर जो ऋणायन या जो दूसरे उदासीन स्पीसीज है ये अपने इलेक्ट्रॉनों को दान कर देते हैं और उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं, जिसके कारण संकुल यौगिक का निर्माण होता है। फिर हमने पढ़ा मिश्र धातु का निर्माण। अब मिश्र धातु मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुएं आपस में मिली हुई हो। अब जो ये संक्रमण धातु हैं इनका आकार छोटा और लगभग समान होता है, जिसके कारण एक धातु परमाणु के स्थान पे दूसरा धातु परमाणु आसानी से फिट हो जाता है या आसानी से जुड़ जाता है। एक हट जाएगा उसके स्थान पे दूसरा आ जाएगा, जिससे मिश्र धातु का निर्माण हो जाएगा। अगला हमने
जो ये लास्ट पढ़ा था रंगीन यौगिक ये रंग क्यों प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इनमें डी संक्रमण पाया जाता है। और वह कैसे होगा कि जिस संकुल जो ये संक्रमण धातु आयन हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले भरा जाता है निम्न ऊर्जा स्तर में, और यह इलेक्ट्रॉन hν प्रकाश ग्रहण करके या ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब कुछ समय तक तो यह उच्च ऊर्जा स्तर में रहता है, उसके बाद में जैसे ही ये निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा तो यह जो इलेक्ट्रॉन है ये दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य या विकिरण का उत्सर्जन करेगा, जिसके कारण ये हमें रंगीन दिखाई देते हैं। जिन संक्रमण धातु आयनों में D0 या D10 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रंगहीन होते हैं, और जिनमें D1 से D9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा रंगीन होते हैं। क्लियर? आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।